हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो है 12वीं क्लास और अध्याय नंबर जो है 4, जिसका नाम क्या है खरपतवार। तो खरपतवार जो है अध्याय चल रहा था, जिसमें क्लास फर्स्ट जो है हो चुकी है, क्लास सेकंड है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड को। हमारा जो है वर्गीकरण चल रहा था, जो खरपतवार हैं उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण चल रहा था, जिसमें दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बीज पत्र के आधार पर। तो बीज पत्र के आधार पर जो है दो प्रकार से बांटा गया है। एक बीज पत्री यानी कि ऐसे खरपतवार जिनमें एक बीज पत्र होता है, कोटिलेडन होता है, और द्विबीज पत्री यानी कि दो बीज पत्र होते हैं। ये ध्यान रखना है। यानी कि जैसे द्विबीज पत्री का मतलब ऐसे समझो, जैसे चना, चना को आपने देखा होगा, चना दो भागों में बढ़ जाता है, इसका मतलब वो द्विबीज पत्री है, वो फसल है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है खरपतवार की, तो ये याद रखना है। एक बीज पत्री, इन खरपतवारों के बीज एक बीज पत्री होते हैं, इसलिए इनके बीज दाल की भांति दो दालों में विभक्त नहीं होते हैं, यानी कि दो भागों में। ऐसा आपको याद रखना है, या दो भागों बोल दो या दो दालों बोल दो, उसमें विभक्त नहीं होते हैं, वो एक बीज पत्री होते हैं। क्लियर है? चलो, उसके बाद उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण ये याद रखना है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। मोथा, कास, दूबघास, प्याजी, गेहूँसा, है ना। ये उदाहरण इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। द्विबीजपत्री, इस वर्ग के खरपतवारों के बीजों को दाल की भांति दो दालों में विभक्त कर सकते हैं: बथुआ, हिरनखुरी, मकोय, सत्यानाशी और जंगली चौलाई। क्लियर है? तो ये याद रखना है भाई, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री खरपतवारों के बीच में अंतर लिखिए। जब अंतर की बात हो तब आप क्या करना, दो ऐसे लाइन बना देना, ऐसे, ये देखो ऐसे लाइन बना देना, इधर एक बीजपत्री लिख देना, इधर द्विबीजपत्री। यहाँ एक बीजपत्री के बारे में जो भी कुछ लिखा है उदाहरण सहित वो आप यहाँ लिख देना, द्विबीजपत्री के बारे में जो भी कुछ लिखा है वो और उदाहरण सहित यहाँ पर लिख देना। एक बीजपत्री मतलब दालों की तरह विभाजित नहीं होते हैं उसके बीज, और द्विबीजपत्री मतलब दालों की तरह दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तीसरा है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। चलिए भाई देख लेते हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार खरपतवारों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है निरपेक्ष खरपतवार, यानी कि एब्सोल्यूट जो है वीड्स। इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं जो, ध्यान से सुनना, जो उपज को कम कर देते हैं। इसमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय सभी प्रकार के खरपतवार सम्मिलित हैं। कृष्णनील, मोथा, हिरनखुरी, राजरघास आदि, है ना। एक चीज़ याद रखना है, निरपेक्ष खरपतवार मतलब कोई सा ही खरपतवार जो फसल को हानि कर रहा है, जो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, वो आपका निरपेक्ष में आएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी खरपतवार जो फसल को नुकसान कर रहा है वो निरपेक्ष खरपतवार में आएगा। और सबके सब खरपतवार जो रहते हैं वो फसल को नुकसान करते हैं, और इसलिए लगभग टोटल जो है निरपेक्ष खरपतवार में आएंगे। क्लियर है? चलो लिखें आप ये, फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण याद रख लेना। चलिए भाई लाड़ लो। चलिए, दूसरा है, पहला तो क्या हो गया, निरपेक्ष हो गया, है ना। उसके बाद जो है सापेक्ष। अब देखो ये डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि निरपेक्ष खरपतवार को मतलब निरपेक्ष खरपतवार को परिभाषित कीजिए। ऐसे ही आपसे यहाँ भी प्रश्न बन सकता है इम्पोर्टेंट, कि सापेक्ष खरपतवार रिलेटिव वीड को परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्या है, इस वर्ग में फसलों के वे पौधे आते हैं जिनकी किसान खेत में बुवाई नहीं करता है तथा वे स्वतः ही उग आते हैं। ऐसे पौधे सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं, है ना। जैसे गेहूं के खेत में चना, सरसों, मटर का पौधा उग जाए
तो इसे सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। यह समस्या अशुद्ध बीज की बुवाई से उत्पन्न होती है। देखो सापेक्ष खरपतवार, भाई आपने देखो, आपने ये गेहूं का खेत है, आपने यहाँ पर जो है गेहूं बोया। अब आपने देखा कि यार हमारा गेहूं तो वृद्धि कर रहा है, उसके साथ साथ 5-7 चने के पौधे भी वृद्धि कर रहे हैं। तो हमने उन चने के जो पौधे हैं, देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, इसमें देखो ये रहा चना, मतलब हमारी मेन फसल क्या है? गेहूं। मेन फसल क्या है? वीट, गेहूं। लेकिन उसके साथ अन्य कोई फसल, चना हो, मटर हो, सरसों हो, कई बार उगाते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि पिछले वर्ष जहाँ पर आप गेहूं बो रहे हैं वहाँ आपने सरसों बोई हो, ये भी हो सकता है। तो सरसों के दाने गिर गए हों और अनुकूल परिस्थिति आने पर वो सरसों के दाने क्या है? अंकुरित होके और वृद्धि कर रहे हों। तो भाई आपकी जो मेन फसल है, उस मेन फसल में यदि कोई अन्य फसल का पौधा आपको दिख जाए खेत में, तो हम क्या कहेंगे? सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। ये ध्यान रखना। आपसे एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि गेहूं के खेत में चना, सरसों, मटर का पौधा उगाए, तो बताइए ये किस प्रकार का खरपतवार है? तो याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार। फिर उसके बाद आ जाइए नकलची खरपतवार अथवा अनुकरणीय खरपतवार, यानी कि मिमिक्री वीड, यानी कि ऐसे खरपतवार जो मुख्य फसल होती है उसके जैसे दिखाई देते हैं, वो होते हैं मिमिक्री। जैसे मिमिक्री, अनुकरणीय, नकलची, यानी कि दूसरे की नकल कर रहे हैं। भाई जनरली इंसान भी करता है इंसान की नकल, तो ये खरपतवार भी कोई जो मुख्य फसल होती है उसकी नकल करते हैं। तो देखिए ये खरपतवार अपनी बाह्य आकृति में फसल के पौधों से इतने अधिक मिलते जुलते हैं कि इन्हें फसल के पौधों से अलग पहचान कर पाना कठिन होता है। नकलची खरपतवार कहते हैं। गेहूं की फसल में गेहूंसा, धान की फसल में सांवा। आप देखोगे कि धान और सांवा दोनों के दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, उनकी बाह्य जो आकृति है वो एक जैसी दिखाई देती है। ऐसी प्रकार से गेहूं और गेहूंसा, गेहूंसा एक खरपतवार है। गेहूंसा क्या है? खरपतवार है। वो गेहूं के जैसी दिखाई देती है, इसकी जो आकृति है, जो संरचना है, वो गेहूंसा की गेहूं के जैसी दिखाई देती है। इसीलिए इसको क्या कह दिया? खरपतवार को गेहूंसा कह दिया। और ये किसका उदाहरण है? नकलची खरपतवार का उदाहरण है लाडलो। चलिए ये देखो आप, गेहूं की फसल में गेहूंसा, गुल्ली डंडा, धान की फसल में सांवा, ये देखो सांवा, है ना। चलिए भाई लाडलो, देखो यदि आप नए हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़ना। ये देखो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए 8824081104 इस नंबर पर आप मैसेज करें, और हमें इंस्टाग्राम पर, ये आईडी है हमारी इंस्टाग्राम की, इस पर ज़रूर फॉलो करें @powerjaipur1410। क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद जो है खरपतवारों का वर्गीकरण आगे जो चल रहा है उसी में। ये हमारी हेडिंग, मेन हेडिंग नहीं है ना, इसको नहीं लिखें ये। चलिए हमारा जो है क्या हो गया भाई? नकलची खरपतवार हो गया। उसके बाद आता है विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, है ना, स्पेशल माइक्रो क्लाइमेट वीड। चलिए देख लेते हैं। कुछ खरपतवारों को वृद्धि और विकास के लिए विशेष जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। कासनी खरपतवार ठंडी और नम जलवायु में अपनी वृद्धि करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है कि विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार कौन सा है, उसका उदाहरण क्या है। तो कासनी क्या है भाई? उदाहरण कासनी, ये आपको याद रखना है। चिटोरियम इंटाइबस, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? चिटोरियम इंटाइबस। क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद जो है अवांछित खरपतवार। यहाँ से तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो क्वेश्चन ना पूछा गया हो, जेट में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ध्यान रखें। तो देखिए, जब फसल की अन्य किस्म का पौधा बिना बोए खेत में उग जाता है तो उसे अवांछित खरपतवार कहते हैं। यानी कि देखिए क्या है, जब फसल की अन्य किस्म का पौधा, यहाँ पर बात हो रही है किस्म,
और जो हमने सापेक्ष खरपतवार पढ़ा था वहाँ पर बात हो रही थी फसल की, ये याद रखना है। यहाँ पर बात हो रही है किस्म की, यानी कि जैसे आपने बोया, आपने यहाँ पर गेहूं की, देखो लिखा भी है कि गेहूं की सोनालिका किस्म में लोटवन किस्म के पौधे बिना बोए उगाएं। यानी कि आपने बोया, ये गेहूं का खेत है और गेहूं में आपने कौन सी किस्म लगाई लाडलो? आपने लगाई सोनालिका। कौन सी आपने बोई? सोनालिका। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही फसल वृद्धि की तो इसमें कुछ जगह पर प्यारे विद्यार्थियों लोटवन किस्म, ये भी एक किस्म होती है लोटवन किस्म, मतलब एक ही फसल की बात हो रही है। एक ही फसल में आपने जो किस्म बोई थी वो लोटवन थी, लेकिन लोटवन के साथ अन्य किस्म के पौधे भी आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम उस किस्म के पौधे को, जैसे सोनालिका आपने किस्म बोई थी और उसमें लोटवन किस्म के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब लोटवन किस्म के जो पौधे हैं इनको अवांछित खरपतवार कहा जाता है। क्या कहेंगे लाडलो? अवांछित खरपतवार इसे कहेंगे, तो ये याद रखना है। तो जब फसल की अन्य किस्म का पौधा बिना बोए खेत में उग जाता है तो उसे अवांछित खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं की सोनालिका किस्म में लोटवन के पौधे बिना बोए उगाएं तो लोटवन किस्म का पौधा अवांछित खरपतवार कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। ऐसे अवांछित किस्म के पौधों को उखाड़ने की क्रिया रोडिंग कहलाती है, ये आपको याद रखना है, रोडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो जेट की बात कर लो, चाहे वो सुपरवाइजर की बात कर लो, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि रोडिन क्या है। तो रोडिन का मतलब होता है अवांछित खरपतवार या अवांछित पौधे, किस्म के पौधों को हटाना, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, फिर उसके बाद जो है परजीवी खरपतवार, है ना। चलिए आगे लिखें भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ खरपतवार फसल विशेष पर परजीवी होते हैं। रिजका पर अमरबेल, तमाकू पर ओरोबेंकी और बाजरा में स्ट्राइगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, बताइए रिजका पर कौन सा खरपतवार परजीवी रहता है? तो अमरबेल। रिजका पर अमरबेल रहता है। तमाकू पर कौन सा खरपतवार परजीवी रहता है? ओरोबेंकी। ओरोबेंकी खरपतवार है, अमरबेल खरपतवार है। परजीवी खरपतवार कौन सा? परजीवी। स्ट्राइगा परजीवी खरपतवार है, किस पर आश्रित रहता है? परजीवता रहता है बाजरे पर। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, मेरे साथ दोहराइए। रिजका पर कौन? अमरबेल। सरसों पे कौन? तमाकू में कौन? ओरोबेंकी। बाजरा में स्ट्राइटा। बार बार रिवाइज करो, आराम से याद होगा, है ना। ये याद करना भाई, आपको लिखने को आ जाए कि परजीवी खरपतवारों के उदाहरण लिखो, तब आप लिख देना रिजका पर अमरबेल, तमाकू पर ओरोबेंकी और आपका जो है बाजरा में स्ट्राइगा, ये लिख देना भाई। क्लियर है? चलिए ये ध्यान रखें, लिखें यहाँ पे। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो करें। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है अगला है पत्तियों की बनावट के आधार पर जो है खरपतवारों का क्लासिफिकेशन किया है लाडलो। पत्तियों की बनावट के आधार पर। अब पत्तियों की बनावट के आधार पर दो प्रकार से किया है। पहला है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो यहाँ से ये याद रखना है, यहाँ उदाहरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उदाहरण, यदि आपसे पूछा जाता है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के बारे में लिखिए, और यदि वो 8 नंबर का जो है मार्क्स कितने, 8 मार्क्स का प्रश्न है, और आपने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के बारे में लिख लिया लेकिन आपने उदाहरण नहीं लिखे, तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर आपको आधे नंबर देगा, पूरे नंबर नहीं देगा। तो ये याद रखना है, यदि आपसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के बारे में लिखने के लिए आए तो याद रखना है
इस श्रेणी के खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। ये तो बेसिक बात थी जो आप लिख देते हो, लेकिन उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। बथुआ, बथुआ की पत्ती चौड़ी होती है, कृष्ण नील की होती है, हिरणखुरी है, बायसुरी है, मकोय है, जंगली चौलाई है, लहसुबा है ना। चलिए, तो ये याद रखना है भाई। देखो बथुआ की सब्जी भी बनाई जाती है ना, खाई हो तो आपने। बथुआ का जो है पराठे, सब्जी, ऐसे सब बनाई जाता है। चलिए, सक्रिय पत्ती वाले इस वर्ग के खरपतवारों की पत्तियां सक्रिय होती हैं, जैसे मोथा, दूबघास, कांस, गेहूसा, जंगली जई। उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिखें आप ये, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ें। 12th एग्रीकल्चर आप लिखें और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। चलिए भाई, अगला है मृदा एवं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। क्या है लाडलो? मृदा और जलवायु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण है। देख लेते हैं। इस श्रेणी में विशेष भूमि और जलवायु की स्थितियों में उगने वाले खरपतवार आते हैं। 3 वर्गों में, है ना, मृदा एवं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण में 3 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहला है जलमग्न, है ना, ये है प्यारे विद्यार्थियों, जल क्या है? जलमग्न भूमियों के खरपतवार, है ना। वाटर लॉर्ड, है ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे? वीड ऑफ वाटर लॉर्ड सॉइल। ये खरपतवार ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अधिकतर समय पानी भरा रहता है। जलमग्न मतलब जल से भरा हुआ, जल में मग्न है ना। नदियों, तालाबों, शहरों, निचले खेतों में जहां पानी भरा रहता है। उदाहरण जलकुंभी और जंगली धान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना भाई। ये देखो आप, जलकुंभी, ये देखो, ये पानी में रहती है, और ये देखो जंगली धान, ये भी धान के साथ उठ जाता है और पानी में रहता है। तो देखो सब बाकायदा फोटो लगा के भी दिया है हर एक चीज़ का, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है और कैसे पढ़ना है। तो लाड़ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? अच्छा, हमारा 12वीं कृषि संकाय का जो कोर्स है वो 1500 रुपये का है, जिसमें कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान के संपूर्ण अध्याय की क्लास मिलेगी। और रिकॉर्डेड संपूर्ण बैच जो है रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, ये याद रखें, क्योंकि कंटेंट पर काम करते हैं। कोर्स खरीदना है एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन से। संपर्क सूत्र हमारा ये है 8824081104। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए क्या चल रहा था हमारा, वही है मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण चल रहा था, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था जलमग्न भूमियों के खरपतवार। अब दूसरा है शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। देखो, ये खरपतवार जल की कमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन खरपतवारों की जड़ें गहरी, पत्तियां कम और मोटी, तने पर कांटे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कम पानी में भी आसानी से वृद्धि करते हैं, जैसे झरबेरी, नाटफनी, जवासा, बायसुरी आदि। इंपॉर्टेंट, यानी कि शुष्क क्षेत्र। शुष्क जब नाम ही आ गया कि शुष्क क्षेत्र, इसका मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है, पानी की कमी है, ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है, ऐसा क्षेत्र जहां पर बरसात कम होती है, वो शुष्क क्षेत्र होता है। अब ऐसी स्थिति में जहां पर पानी की कमी है, बरसात कम हो रही है, ऐसी स्थिति में लाड़ लो, जो खरपतवार है उसको अपना जीवन जीना है, उसको अपने आप को सरवाइव रखना है, तो वो क्या करता है? वो अपनी जड़ें खरपतवार गहरी कर लेता है ताकि पानी का अवशोषण कर सके। तो देखिए ये वही हैं, ये शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। देखिए इन खरपतवारों की जड़ें गहरी, पत्तियां कम और मोटी, तने पर कांटे पाए जाते हैं। कांटे, तने पर यदि कांटे पाए जाएंगे
तो पानी की जो आवश्यकता है, पानी की जो ज़रूरत है वो कम होगी और पौधा अपने आप में सर्वाइव कर सकता है, पौधा अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो ये याद रखना है। उदाहरण आपको याद रखने हैं लाडलो। जो उदाहरण है वो क्या है? झरबेरी, नाटफनी, जबासा, बायसुरी। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते। फिर आ जाइए, तीसरा है लाडलो इसी में कृषि क्षेत्र के खरपतवार, है ना। मृदा और जलवायु के आधार पर जो है कृषि क्षेत्र के खरपतवार हैं। इस वर्ग में वे सभी खरपतवार सम्मिलित हैं जो फसलों के साथ उड़कर उनकी फसल को काफ़ी कम करते हैं। कृषि क्षेत्र के खरपतवार यानी कि कृषि की जो फसल हैं, आपने कोई भी फसल बोई, आपने बाजरा बोया, आपने गेहूँ बोया, सरसों बोया, और उसके साथ जो उड़ आते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृषि क्षेत्र के खरपतवार कहलाते हैं। ये आप देखिए, कृषि क्षेत्र के खरपतवार बथुआ है, प्याजी है, जंगली चौलाई है। अब अगला है कृषि क्षेत्र के खरपतवार, यानी कि ऐसे क्षेत्र के खरपतवार जो अन्य जगहों पर स्थान पर उठते हैं बिना कृषि वाली जगहों पर। जैसे देखो रेलवे, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के ऐसे चारों तरफ जो हैं खरपतवार से उठ आते हैं, है ना। तो ये प्यारे विद्यार्थियों क्या है? कृषित क्षेत्र के खरपतवार। तो देखो सड़कें, रेल मार्ग, गोदाम, औद्योगिक क्षेत्रों में उठने वाले खरपतवार लैंटाना, टेमरा, कांस और गाजर घास। तो ये आपको याद रखना है ना। तो ये हमारा मृदा और जलवायु के आधार पर वर्गीकरण कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं लाडलो। ये देखो यहाँ देखो बना के भी दिया, रेलवे ट्रैक है और जिसमें खरपतवार लग रहे हैं लाडलो। ये देखो कितना बढ़िया, ये यहाँ पर देखो कितना बढ़िया है। यहाँ देखो लैंटाना टेमरा है, कास है और गाजर घास है। चलिए अब आते हैं प्रजनन विधियों। प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण। देखो 6 नंबर बिंदु है ना, प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो देखो बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। पहला है देखो प्रजनन विधियों के आधार पर। प्रजनन विधियों मतलब कि पौधा जो खरपतवार है वो कैसे प्राप्त हो रहा है भाई? या तो बीज से या वानस्पतिक भाग से प्राप्त होता है। तो ये देख लेते हैं। देखिए बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार, देखो प्रजनन विधि, ये याद रखना है। प्रजनन विधि में 2 चीज़ हैं, या तो बीज से पौधा बनेगा या उसके कोई वानस्पतिक भाग। वानस्पतिक भाग मतलब बीज के अलावा पौधे का कोई भी भाग जो संपूर्ण पौधा बना सकता है वो वानस्पतिक भाग, है ना। या तो उससे, तो 2 विधि हैं जिसके प्रजनन मतलब अपने जैसा पौधा बनाएगा। तो देखो बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार, इनका प्रजनन केवल बीजों द्वारा ही होता है। उदाहरण प्याजी, कृष्णनील, सत्यानाशी, गेहूँसा, जंगली जई और लहसुआ, है ना। फिर उसके बाद है वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। इस वर्ग के खरपतवार वानस्पतिक भागों द्वारा ही प्रजनन करते हैं। ये खरपतवार अपनी भूमिगत जड़ों, तनों, राइजोम, बल्ब, कंद आदि और पत्तियों द्वारा वृद्धि और जनन करते हैं। दूबघास, मोथा। मोथा में तो मैंने आपको बताया था ट्यूबर के द्वारा। मोथा जो है ट्यूबर, है ना, ट्यूबर के द्वारा जो है वृद्धि करता है मोथा, ये मैंने बताया भी था। एक और है इसमें, यानी कि जो केवल बीज से उत्पन्न होते हैं, केवल वानस्पतिक भागों से उत्पन्न होते हैं, और एक बीज और वानस्पतिक भागों से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। देखो यदि आप 12वीं क्लास में हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में ज़रूर जुड़ें। 8824011104 पर आप मैसेज करें, 12th है 3 आपको जोड़ दिया जाएगा, है ना। एक और थे इसमें लाडलो,
है ना। इसी में लाड़ लो एक और हैं, क्या है, बीज व वानस्पतिक भागों द्वारा पैदा होने वाले खरपतवार, ये याद रखना भाई। अच्छा ये आ गया, 1 मिनट। हाँ ये देखो, यहाँ पर एक और है तीसरा, ये वह है, एक से और है। से क्या है, आपकी पुस्तक में लिख रहा है बीज व वानस्पतिक भागों द्वारा, बीज व वानस्पतिक भागों द्वारा पैदा होने वाले खरपतवार, पैदा होने वाले खरपतवार, ये और है इसमें से, है ना, प्रजनन विधियों के आधार पर जो है, और जिसमें है ना जो बीज और वानस्पतिक भाग दोनों से पैदा हो सकते हैं वो इसमें आएंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो, तो ये आपका ये क्लास नंबर आपकी कंप्लीट होती है, तो लाड़ लो, है ना। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर आप जुड़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।